Very warm welcome to all of you. Myself Swaran at this end, and I welcome you all to your own YouTube channel Google Classes. होप आप सब ये जर्नी एंजॉय कर रहे होंगे। हमने वेक्टर्स की जर्नी में 2 लेक्चर्स 2 सेशन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। मेन क्रूशियल चीज़ें ऑलमोस्ट डिस्कस कर ली हैं। आज का सेशन भी इनफैक्ट काफ़ी क्रूशियल है। MCQs तो हम करेंगे ही, बट बिफोर स्विचिंग टू दैट हम MCQs पे स्विच करने से पहले दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले समझेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, और फिर उनके एप्लीकेशंस के ऊपर आज का सेशन जो है हमारा आधारित रहेगा। सो कॉन्सेप्ट वाइज आज का सेशन जो है वो आखिरी सेशन रहेगा। इसके बाद ऑफ कोर्स प्रैक्टिस के लिए टाइम टू टाइम अपन नए नए वेरिएंट्स के साथ मिलते रहेंगे, चीज़ों को डिस्कस करते रहेंगे। सो लेट्स बिगिन। हाँ, सेशन शुरू करने से पहले एज यूजुअल सेम रिक्वेस्ट, जिन बच्चों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट एट एज मैनी प्लेटफॉर्म्स एज पॉसिबल, एंड अगर आपको लेक्चर पसंद आता है सो प्लीज डू हिट द बेल आइकन, और नहीं आता तो प्लीज डू हिट द डिसलाइक बटन, बट डू समथिंग सो दैट आई कैन रीड और अंडरस्टैंड कि आपको हमारा सेशन जो है कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो भी बताइए, बुरा लग रहा है तो भी बताइए। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। पहले डिस्कस करेंगे स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है दो वेक्टर्स का। इसको मैं समझाता हूँ आपको एक एग्जांपल से। पहले इसकी मैं डेफिनेशन यहाँ कंप्लीट कर दूँ। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स, से वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दो वेक्टर हैं जिनमें कोई भी वेक्टर जो जीरो ना हो, और उस स्केलर प्रोडक्ट को अपन डिनोट करते हैं ए डॉट बी से, और ए डॉट बी को हम डिफाइन करते हैं डॉट, मतलब ये प्रोडक्ट ही है बट इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। और क्योंकि एक वेक्टर जब दूसरे वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट के थ्रू मल्टीप्लाई होता है, जो आंसर आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। जो भी यहाँ पे आंसर आएगा वो क्वांटिटी कैसी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर की फिजिकल क्वांटिटी, इसलिए इस प्रोडक्ट को अपन बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट एक्चुअल में टेक्निकली अब देखो तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद का रिजल्ट आता है ना उसको प्रोडक्ट बोला करते हैं। प्रोडक्ट स्केलर आया इसलिए बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट है। ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? इसकी डेफिनेशन को समझने से पहले एक डायग्राम समझो कि मान लो आपने एक वेक्टर, एक फोर्स लगाई, एक ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, ठीक है, सपोज ये क्यूबॉइड था यहाँ पे, और आपने एक फोर्स अप्लाई करी इसके ऊपर। जैसे आपने नोटिस किया होगा कभी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे जो हमारे कूली भाई रहते हैं तो वो अलग अलग चीज़ों को खींचा करते हैं, या फिर मान लो अपने यहाँ से बेल्ट से एक लगेज को बांध लिया और वो बेल्ट आप खींच रहे हो आगे की तरफ। ठीक है, अब फोर्स कहाँ लग रहा है, मतलब कुछ एंगल पे लग रहा है ना। या फिर जैसे हल रहती थी बैल, किसी ने देखे हो अगर, वैसे जम्मू के भाई बहनों ने तो देखे ही होते हैं, पहाड़ी इलाकों के लोगों ने। सो हमारी जो बैल है वो बैल में बना नहीं सकता, बट अब समझ जाओ कि यहाँ बैल है हमारे, तो वो आगे जोर लगा रहे हैं। ग्राउंड ये है, खेत हमारा ये है, ठीक, और ये जो हल है, ये जो बॉक्स है, ये मोशन किस डायरेक्शन में करेगा, क्योंकि जो हल का आगे का हमारे भद्रवाही में बोलते हैं फॉल। तो बड़े अंग्रेजी भाषा बोलूं मैं तो जो स्पेड होता है हल का, या जो प्लग होता है, जो नीचे वाला जो हल होता है, वो तो जमीन में ही रहता है। वो जो मोशन भी करेगा तो कैसा मोशन करेगा, रेक्टिलिनियर में बोले तो मतलब सीधी लाइन में मोशन करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, ये मान लो डी डिस्प्लेसमेंट, इसको मैं बोलता हूँ डी डिस्प्लेसमेंट। डी वो खुद एक वेक्टर है, फोर्स भी एक वेक्टर है, और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में और फोर्स के डायरेक्शन में कोई एंगल बन रहा है, मान लो थीटा एंगल। ठीक है, तो ये बैल ने कितना काम करा उसको हम बोलते हैं वर्क, और वर्क को हम डिफाइन करते हैं कैसे, वर्क इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये मेंशन करना जरूरी है कि प्रोडक्ट कौन सा, डॉट वाला है कोई और। तो ये जो हम वेक्टर लिख रहे हैं, मतलब जो मैंने दो वेक्टर लिए थे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, अगर इन दोनों को मैं डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ इनका, तो मेरे पास वर्क आएगा, जो वर्क इन्होंने किया वो। ठीक है, अभी मैंने बताया कि जो दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है दो वेक्टर को, कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। ठीक है, तो ये वर्क कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर। तो अब देखो कैसे डिफाइन करते हैं इसको। एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट होता है, तो उसका जो आंसर होता है वो आता है इनके मैग्नीट्यूड के बराबर। ए का मैग्नीट्यूड
मल्टीप्लाई बाई बी का मैग्नीट्यूड और दोनों का जो एंगल है उसका कॉस ले लो और तीनों को अलजेब्रिक मल्टीप्लाई कर दो। अलजेब्रिक समझे, मैथ में इस मल्टीप्लाई करते हैं, ये मल्टीप्लाई ये, ठीक है। इसी तरह से अगर मेरे को यहाँ पे इस एग्जांपल में समझना है, हल वाले एग्जांपल में, तो क्या बोलूंगा, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो, और दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसका कॉस ऑफ थीटा। वैसे 10th तक सबने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होती है, बट तब भी कईयों को भूल गया अगर, तो मैं कॉस की कुछ वैल्यूज आपको जरूर याद रखनी है। वो कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। तो इनकी जो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं आपको रिकॉल करवाता हूँ। कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2 रहता है, कॉस 45 डिग्री 1/√2 होता है, कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, कॉस 90 डिग्री 0 होता है। ओके, अब मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन डिजाइन करता हूँ आपको समझाने के लिए। सो आपको अभी बताने के लिए मैं यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन डालता हूँ और यहाँ पे आपको बताता हूँ। मान लो मैं स्टेटमेंट कहता हूँ, अ बुलक कार्ट इज पुल्ड बाय अ फोर्स 100,000 न्यूटन in straight line and force is applied at an angle 60 degree to road. Okay, find work done in moving 100 मीटर। एक बुलक कार्ट है, मतलब एक बुलक कार्ट समझ गया ना, वो जो मतलब एक बैल लगा लिया और पीछे वो लगा लिया, वो पंजाब में देखा होगा, वो रेड़ा बोलती है इसको, रेड़ा है ना। तो रेड़ा खींचने के लिए मान लो आपने वो इंतजाम बना रखा है, तामझाम लगा दिया और उसको खींच रहे हैं 1000 न्यूटन से हमारी जो बुलक है, मतलब जो हमारे बैल है वो, और एक स्ट्रेट लाइन में एक सीधी सीधी सड़क है उसमें 100 मीटर खींच के ले गए उसको। और जो बैल फोर्स लगा रहे थे वो फोर्स, और जो ग्राउंड था ये सड़क थी, उसके बीच का एंगल आपको दे दिया 60 डिग्री। आपने निकालना है वर्क कितना हुआ है वो, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, ये फोर्स का डायरेक्शन है, ठीक है। हालांकि ये आप बोलोगे साइंस का क्वेश्चन है, बट ये वाला कॉन्सेप्ट डॉट प्रोडक्ट समझाने के लिए एक्सीलेंट एग्जांपल है, इसलिए मैंने इसको यहाँ डाला। देखो वर्क का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स का मैग्नीट्यूड लेना होता है, डॉट प्रोडक्ट का मतलब यही होता है, डिस्प्लेसमेंट का भी मैग्नीट्यूड लो और मॉड लो मतलब, और कॉस उन दोनों के बीच का जो है उसका कोसाइन ले लो उस एंगल का। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना दिया देखो आपको, 1000 न्यूटन, वैल्यू मतलब फोर्स की 1000 न्यूटन, वो मैंने लिख दिया। डिस्प्लेसमेंट कितना बताया 100 मीटर, वो लिख दिया। कॉस एंगल कितना, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री लिख दिया। अभी मैंने आपको वैल्यू बताई कॉस 60 डिग्री कितनी होती है, 1/2, ठीक है। 1000 इंटू 100 करोगे तो कितना आ गया, 1 लाख। 1 लाख बोले तो कितनी, 0 5 बार, ठीक है। ये 2 इससे कटेगा तो कितना बनेगा, 10 का तो बन गया 5, बाकी 4 जीरो तब भी रहेगी, मतलब 50,000 न्यूटन मीटर आंसर, ठीक है। होगा कुछ समझ आया होगा कि डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग क्या हुआ और इसका प्रैक्टिकली क्या इंटरप्रिटेशन निकलता है। फाइन, अब इसके ऊपर मैं एक और आपको क्वेश्चन बताता हूँ जो आपसे पूछा जा सकता है। इसकी एक और एप्लीकेशन डॉट प्रोडक्ट की, प्रोजेक्शन निकालने में। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स, एक वेक्टर आपको दिया होगा, उसकी प्रोजेक्शन किसी और वेक्टर के ऊपर पूछी होगी, ठीक है। समझाने के लिए मैं आपको पहले एक सिंपल सी डायग्राम बताता हूँ ट्रिग्नोमेट्री की, जो आपने पहले भी पढ़ी है 10th में। सपोज करो एक यहाँ पे, मैं अभी वेक्टर नहीं ले रहा, सिंपली मैं लिखता हूँ। मान लो यहाँ पे एक लेंथ है, यहाँ पे सपोज करो बी और ये ए, ठीक है। या फिर जैसे आपने बचपन में पढ़ा है, मान लो ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, मैं बोलता हूँ कैपिटल बी, इसको बोलता हूँ कैपिटल एच, ये एंगल थीटा। तो आप क्या बोलते हो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू कॉस थीटा। सोच के देखो, यहाँ से अगर लाइट पड़े, सूरज या कोई बल्ब आपने लगा दिया और इसके ऊपर लाइट पड़ती है, ऐसे आपने क्वेश्चन भी करे होंगे कि अगर इसके ऊपर आप लाइट डालो तो ये जो जितनी ये लंबाई है, ठीक है, उतनी शेडो नहीं बनती है, शेडो बनेगी, मतलब ये प्रोजेक्शन होगी इसकी, इसके बराबर, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसके बराबर, ठीक है। तो इसी
को प्रोजेक्शन बोलते हैं। मतलब किसी चीज के ऊपर आपने लाइट डाली और उसकी जो हाइट एक्चुअल है वो ना बन के उससे कम या उससे ज्यादा ग्राउंड के ऊपर उसकी परछाई बन गई, तो उस परछाई की जो लेंथ होती है उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। मेरे को बी निकालना है, मतलब ये जितनी ये शेडो की लेंथ थी एक्चुअल में जो मैं निकालना चाह रहा हूँ, जिसको मैं अभी इस क्वेश्चन में बोल रहा हूँ बेस, तो कैसे आती है? हाइपोटेन्यूज इंटू कॉस ऑफ थीटा। समझिए बात, हाइपोटेन्यूज इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब इस हाइपोटेन्यूज इंटू कॉस ऑफ थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ? वेक्टर्स की दुनिया में देखो, वेक्टर के हिसाब से भी अगर मैं यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना चाहूँ, ये स्केलर है, थोड़ा सा फर्क बस आ जाता है वेक्टर में कि अगर मेरे को ये इंटू कॉस ऑफ थीटा दिख रहा है ना, या मैंने बिंदी लगा दी एक्चुअल में, ये बिंदी नहीं होगी, ये तो मतलब अलजेब्रिक वाला मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। ये एच हाइपोटेन्यूज इंटू कॉस थीटा आपको दिखा। कॉस थीटा देखते ही आपके दिमाग में ख्याल आना चाहिए कि कॉस थीटा हमने कहाँ देखा था? डॉट प्रोडक्ट में। तो अगर मेरे को यहाँ पे इस एच कॉस थीटा को डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में बदलना था, मैं बदल सकता हूँ। बस क्या शर्त है कि यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख दूँ, डॉट कॉस कॉस थीटा हटा के, मतलब इसको मैं लिख दूँ डॉट एच, मैंने यूज कर लिया, बाकी क्या रह गया बी। तो बी तो आप खुद से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि इसमें चेंज भी ना है और यहाँ पे कॉस थीटा भी इंट्रोड्यूस हो जाए। तो ऐसा एक ही नंबर है जिसको आप मल्टीप्लाई करो और वो चीज अनइफेक्टेड रहे, वो है 1। जैसे मैं बोलता हूँ 2 को मैं ऐसा किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 2 का 2 ही बना रहे, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 से। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ऐसा क्या मैं मल्टीप्लाई करूँ कि एच का जो है एच ही बना रहे, बस वहाँ पे साथ में कॉस थीटा जुड़ जाए और वो मेरे को दिखे भी ना। तो वो एक तरीका है कि मैं ऐसे लिख दूँ इसको, एच इंटू यूनिट वैक्टर अलॉन्ग शेडो बोलो या प्रोजेक्शन बोलो, मतलब बी कैप लिख दो यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एच डॉट बी कैप लिखूंगा तो क्या बनेगा? हाइपोटेन्यूज डॉट बेस कैप कर दिया मैंने। ठीक है, मतलब यूनिट वेक्टर लॉन्ग बेस, तो इसका मतलब क्या? हाइपोटेन्यूज डॉट का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट में क्या? एच का मैग्नीट्यूड, ये एच खुद में ही एक्चुअली फिलहाल हम स्केलर डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे एच खुद ही मैग्नीट्यूड है, और यहाँ डॉट की जगह अगर ये वेक्टर होते तो यहाँ पे बनेगा बी कैप और यहाँ जुड़ जाएगा कॉस थीटा। अब मैं उस चीजें थोड़ी और स्विच करता हूँ। देखो मान लो ये एच जो है वेक्टर होता, बेस जो है ये भी वेक्टर होता, ये सब वेक्टर जुड़ जाता है, यहाँ वेक्टर जुड़ जाता है, यहाँ वेक्टर, यहाँ वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर हो गया, और यहाँ बीच में आपने, अब देखो यहाँ से खुदा था, कॉस थीटा लाने के लिए आपने एच वेक्टर डॉट बी कैप कर दिया, और एच वेक्टर इसको कैसे लिख सकते हो? डॉट बी कैप तो आपने कर दिया, मतलब डॉट बी कैप कैसे आएगा? बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। समझे इस तरह से, और ये क्या निकल रहा है? बी वेक्टर, और यही क्या चीज है? यही है प्रोजेक्शन। समझे? मतलब अब इसको सरल शब्दों में समझो कि किस किस साइड की अपने को प्रोजेक्शन निकालनी है। जैसे हमने प्रोजेक्शन किसकी निकालनी थी? हाइपोटेन्यूज की। ठीक है, प्रोजेक्शन किसकी निकालनी है? हाइपोटेन्यूज की। उस प्रोजेक्शन का नाम क्या है? ये बेस। ठीक है, तो जिस वेक्टर की प्रोजेक्शन आपको निकालनी है वो प्रोजेक्शन बेस से रिप्रेजेंट होती है, और जिस वेक्टर की प्रोजेक्शन निकाल रहा है वो वेक्टर हाइपोटेन्यूज से रिप्रेजेंट किया जाता है। और आंसर क्या होता है? जिस वेक्टर की प्रोजेक्शन निकालनी है वो, मतलब हाइपोटेन्यूज डॉट जिस वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन निकालनी है उसका यूनिट कैप लेना है। समझे? देखो किस वेक्टर की प्रोजेक्शन निकालनी है? इस वाले वेक्टर की। क्या आंसर आएगा? आंसर होगा प्रोजेक्शन इक्वल्स टू प्रोजेक्शन वेक्टर इक्वल टू होगा जिस वेक्टर की प्रोजेक्शन निकालनी है वो, जैसे मैंने बोला जिस वेक्टर की प्रोजेक्शन निकालनी है कौन? हाइपोटेन्यूज। तो वो वेक्टर मतलब यहाँ पे क्या लिखूं? आई कैप प्लस ये कैप भी आएगा, जे कैप भी आएगा, के कैप भी आएगा। आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप। ठीक है, इसकी प्रोजेक्शन निकालनी है, किसके ऊपर निकालनी है वो, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो वो उसका लेना है मेरे को यूनिट वेक्टर, मतलब डॉट लगाऊंगा बीच में, मतलब ये डॉट प्रोडक्ट वाला डॉट, और जिसके ऊपर निकालनी है ये वाला वेक्टर है, इसका बनाना है यूनिट वेक्टर। सो इसका यूनिट वेक्टर कैसे बनता है? पहले तो इसी वेक्टर को लिखूं, जैसे बी वेक्टर लिखना है और इसका मॉड नीचे डिवाइड में डालना। तो ये जो वेक्टर है मैं ऐसे सीधा सीधा लिख दिया, ये कैप होता है, ये भी कैप होता है, ये भी सर पे कैप होता है। ठीक है, 7 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 8 के कैप, 8 के कैप। ये वेक्टर ऐसे, और इसका मॉडुलस नीचे, इसका मॉडुलस समझे, इसका वैल्यू कितना है? तो वो कैसे आता है? अंडर रूट जो ये नंबर है, ये बोल दो, इसका आई का ऑप्शन कितना? 7 का स्क्वायर
प्लस जे का क्वेश्चन कितना -1 का स्क्वायर प्लस 8 का के कैप का क्वेश्चन कितना 8 स्क्वायर, ऐसे राइट। अभी यहाँ नीचे कर देता हूँ, यहाँ पे मैं जानबूझ के इरेज नहीं कर रहा चीजें ताकि आपको ये ना लगे कि कोई चीज गुम हो गई और वो आप कनेक्ट ना कर पाओ, इसलिए सब कुछ आपके सामने और कैलकुलेशन में यहाँ एडजस्ट कर रहा हूँ। जो वेक्टर यहाँ पे है जिसका प्रोजेक्शन निकालना है उसको दोबारा से लिखो आई कैप प्लस 3 जे प्लस 7 के कैप डॉट, अब देखो 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस 1 50, 50 प्लस 64, 50 प्लस 64 कितना होता है 114, मतलब 114। तो अंडर रूट में अगर आप लिखते हो 114, ठीक, और ऊपर आएगा 7 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 8। अच्छा भाई मेरे को जगह चाहिए होगी तो मेरे को इरेज करना ही पड़ेगा इसको। और क्योंकि हमने बोला प्रोजेक्शन जो है ये आप देख रहे हो फॉर्मूला क्या बन रहा है, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला बन रहा है, तो ऑफ कोर्स प्रोजेक्शन जो होगा एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। तो अभी हम बस पहुंचने वाले हैं आंसर के पास। मतलब प्रोजेक्शन क्या है, उस एग्जैक्ट लेंथ कितनी है उस शेडो की वो प्रोजेक्शन होगी, सो एक नंबर ही आएगा। अब हम यहाँ तक पहुंचे, अब बीच में डॉट है। अब क्या करना, देखो ये आई वाला कंपोनेंट ये तो डिनोमिनेटर यहाँ पे ऐसे आएगा डिवाइड, ये आई वाला कंपोनेंट आई वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे वाला जे वाले के साथ, के वाले के साथ। और एक और आपको बात बता दूं, आई कैप, चलो यहाँ पे पहले लिख देता हूँ इसको कैलकुलेट करके, इसके बाद का स्टेप यहाँ पे है। पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ फिर आपको एक छोटी सी बात और बताता हूँ। सो यहाँ पे आप इसके साथ कुछ नहीं है तो मतलब 1 इंटू 7 अपॉन अंडर रूट 1/4, मतलब ऐसा आएगा 1 आई कैप, पूरा ही लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है, डॉट 7 आई कैप अपॉन में अंडर रूट 1/4, ठीक है। एक टर्म ये आएगी, प्लस आएगा ये वाला, इससे मल्टीप्लाई होगा 3 जे कैप, बीच में डॉट माइनस जे कैप अपॉन अंडर रूट 1/4 प्लस 7 के कैप डॉट 8 के कैप अपॉन अंडर रूट 1/4 इक्वल्स टू आई डॉट आई कितना होता है 1 के बराबर, सो 1 इंटू 7 7 अपॉन अंडर रूट 1/4 प्लस 3 इंटू -1 -3 अपॉन अंडर रूट 1/4 प्लस 7 8 से 56 56 अपॉन अंडर रूट 1/4, 7 माइनस 3 कितना 4 4 प्लस 56 कितना 60 अपॉन अंडर रूट 1/4, ठीक है। तो ये आ गया फाइनल आंसर प्रोजेक्शन का, ठीक। अब आपको ये लॉजिक समझ आ गया होगा। अब यहाँ जो मैंने ये वाली लास्ट वाली कैलकुलेशन करी है, ये मैं आपको, कईयों को शायद यहाँ प्रॉब्लम हुई हो, उनके लिए मैं एक और छोटी सी बात बताऊँ जो मैंने यहाँ यूज़ करी। जैसे सपोज करो ऐसा आपको कभी मिलता है मल्टीप्लाई करने को, ए आई प्लस बी जे कैप सी के कैप ऐसा, और यहाँ पे एक्स आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस, या फिर यहाँ वाई डालता हूँ वाई जे कैप प्लस जेड जे कैप, और बीच में डॉट है, आई डॉट आई 1 के बराबर होगा क्योंकि दो एक जैसी डायरेक्शन है, एक जैसे वेक्टर है, आई भी सेम वेक्टर है दूसरा आई भी सेम वेक्टर है, तो इनके बीच का एंगल कितना 0 cos 0 1 के बराबर होता है, इसके पीछे कुछ नहीं, मतलब 1 इंटू 1 इंटू cos 0 मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही होगा। अगर मैं इसको आई को, कोई बोलेगा इसको के के साथ क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जे के साथ क्यों नहीं कर रहे, तो अगर आप आई डॉट जे करते हो तो एक्स एक्सिस ऐसे है, वाई एक्सिस ऐसे है, तो बीच का एंगल कितना होगा 90, ये एक्स है ये वाई है, एक्स का मतलब हो गया आई कैप, वाई का मतलब हो गया जे कैप, बीच का एंगल 90, तो यहाँ आएगा कितना 1 इंटू 1 cos 90, cos 90 कितना हो गया 0, तो ये 0 इंटू सब 0 बन जाएगा। तो इसलिए चाहे आई को आप के साथ मल्टीप्लाई करो चाहे आई को जे के साथ मल्टीप्लाई करो 0 ही बनेगा, इसलिए हम इनको लिखते ही नहीं है, हमें पहले ही पता था 0 आना है, तो प्लस हो गया तो कुछ बनना नहीं उसका, इसलिए हम सिर्फ आई वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं आई वाले के साथ, और वो आई आई गायब कर देते हैं और सिंपली नंबर नंबर को इंटू कर देते हैं, क्योंकि आई इंटू आई मल्टीप्लाई होकर 1 बन जाता है, तो पीछे 1 इंटू ए इंटू एक्स ही, तो ये किसके बराबर का ए एक्स,
यहाँ क्या आएगा, बी इंटू ये वाई प्लस बी वाई। आप बोलोगे जे कहाँ गया, जे इंटू जे गायब हो गया, 1 बन गया, प्लस सी इंटू जेड सी जेड। ठीक है, तभी तो हम बोल रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ही नहीं बची, आई जे के सब गायब हो गया। ठीक है, तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। चलो, ये कैलकुलेशन का एक मैनिपुलेशन था छोटा सा जो मैंने आपको बताया। प्रोजेक्शन आपकी समझ में आ गई। अब हम देखते हैं, आपने स्केलर प्रोडक्ट देख लिया, इसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। एक और प्रोडक्ट पॉसिबल है, इसको हम बोलते हैं दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर उनका क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, यहाँ मैंने शायद लिखी भी होगी स्टेटमेंट इसकी, हाँ बस नाम ही लिखा है, बाकी मैं बताता हूँ क्या होता है। तो देखो, एक वेक्टर सपोज करो ए वेक्टर है, और इसका A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप। ठीक है, ये इसके कंपोनेंट है 3। अब बी के वेक्टर जो है वो मान लो है A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप। ठीक है, आप चाहते हो इनको क्रॉस प्रोडक्ट करना, ए वेक्टर बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना। ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और इसको समझने के लिए आप ये समझो कि ऐसे हम एक नट होता है मान लो, है ना, ये मैं एक नट बोल्ट बनाता हूँ, थ्रेड होते हैं, ऐसा है बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में तो चूड़ियाँ होती हैं, है ना, ये चूड़ी वाला पेज है, और ये इसका हेड बना दिया मैंने, इसमें अपने नट कस दिया, मतलब ये तो बोल्ट हो गया। इसमें अपने वो जिसको बोलते हैं डिबरी, है ना, हरियाणा में या राजस्थान में बोलते हैं डिबरी, अपने यहाँ बोलते हैं इसको नट। एक्चुअली में अलग अलग जगह पे लोग अलग अलग मीनिंग निकालते हैं इसका, इसको इसके ऊपर घुमाते हैं और ये कस जाता है ना। तो मतलब जो ऊपर वाला गोल सा पहिया सा टायर सा है उसको समझ लो, वो आप घुमाओगे इसके ऊपर। तो मान लो हम इसको घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज, ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर थ्रेड की कटिंग कैसी है, किस सेंस में। जरूरी नहीं है मैं हमेशा क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो बंद ही होगी, पर मतलब अगर आपने थ्रेड सीधा काटा है, सीधी चूड़ी है, तो आप क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये थ्रेड जो है नीचे आएगा। तो क्लॉकवाइज घुमाने का मतलब क्या, अगर मान लो मैं इसको ऐसे मोशन कर रहा हूँ, ऐसे मोशन कर रहा हूँ, तो इसका जो मैं मतलब मेरे हाथ का घुमाने का सेंस है वो कैसी है, क्लॉकवाइज है। तो अब क्योंकि सर्कल की डायरेक्शन तो आप बोलोगे हर जगह बदलती है, और डायरेक्शन कैसे मोशन की पता चलती है, जैसे एक सर्कल है, कोई चीज सर्कल के ऊपर मूव कर रही है मानो, तो उसकी डायरेक्शन उस पॉइंट पे निकलती है, उस जगह पे टेंजेंट बना के। तो मैं बोल रहा हूँ किसी एक पॉइंट के ऊपर मानो टेंजेंट में बोलता हूँ ऐसा है, पर हर बार जो ये डिबरी है, ये जो नट है, ये कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। ठीक है, फोर्स कहीं लग रही है और मोशन कहीं और हो रहा है। आई कहानी समझ आपको। ठीक है, यहाँ पे जो रूल लगेगा फिर ये डायरेक्शन ऑफ मोशन मोशन निकालने का या वैल्यू निकालने का, ये लगता है क्रॉस प्रोडक्ट का। और हम बोलते हैं कि राइट हैंड कार्टेशियन प्लेन जो होता है, 3D राइट हैंड कार्टेशियन प्लेन जो होता है, वो यूज होता है इस प्रोडक्ट को समझने में। कैसे, मान लो ये एक्स एक्सिस है, और सपोज करो कि ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और एक है जेड एक्सिस। और मैं पहले ये बताता हूँ आपको, एग्जांपल लेके बताता हूँ। मान लो अपने को टॉर्क निकालना है। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क मैंने ये जो आपको नेट वाली एग्जांपल बताई, बार बार नेट क्या बनाऊं, मान लो जैसे हम बोल रहे थे पाइप, देखिए ना आपने पाइप, नट एग्जांपल नहीं था, पाइप लेता हूँ ना, पाइप, पाइप पे एक लगती है, आगे जाके यूनियन बोलते हैं, या बोल दो दो पाइप जोड़ने के लिए एक चीज लगती है, टूटी चढ़ानी। मान लो एक पाइप है, पाइप के आपको ऊपर टूटी लगानी है पाइप के आगे, ठीक है, इसके अंदर धागे बने हुए, ये आगे थ्रेड बने हुए पाइप में, और अपने को यहाँ पे टैप फिट करनी है पाइप पे। ठीक है, तो क्या करेंगे, टैप इसका थोड़ा जुड़ाएंगे, टैप को घुमाएंगे गोल गोल। ठीक है, और फिर एक टाइम बाद हम जब कचने लगते हैं फिर अपन यूज करते हैं रेंच। ठीक है, ये ऐसे ही होता है, मतलब नाक से आगे, और एक डंडी सी होती है उसको जोर लगाते हैं। ठीक है, अब ये रेंच की बात समझने के लिए देखो, हमने फोर्स लगाई, पर जो आगे टैप थी उसने क्या फील किया, उसने तो रोटेटिंग फोर्स फील करी ना। टॉर्क क्या होता है, रोटेटिंग फोर्स को अपन टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, वो ये किसके बराबर होता है, फोर्स जो हम लगा रहे हैं वो क्रॉस, हम बोलते हैं कि ये जो प्रोडक्ट बनेगा, जो रिजल्ट आएगा इन दोनों का, उसकी एक डायरेक्शन होगी, और डायरेक्शन इन दोनों की परपेंडिकुलर होगी। मतलब मैंने फोर्स लगाया, सपोज करो एक्सट्रैक्शन में, एक्सट्रैक्शन में मैंने फोर्स लगाया टूटी टैप के ऊपर,
और वाई डायरेक्शन में टैप जो थी वो डिस्प्लेस हो रही है, डिस्प्लेसमेंट टैप का हो रहा है वाई डायरेक्शन में, तो वो जो रोटेटिंग फोर्स फील करेगी वो जेड डायरेक्शन में फील करेगी। टैप जो रोटेटिंग फोर्स फील करेगी वो जेड डायरेक्शन में फील करेगी, मतलब जेड डायरेक्शन कौन सी होगी, जो दोनों के परपेंडिकुलर है, एक्स के भी और वाई के भी। एक्चुअली में मैं काफी सारी चीजें अभी छोड़ रहा हूँ, इसकी गहराई में मतलब नहीं जा रहा, और ये इनफैक्ट मैंने ये आपको स्कूल लेवल के बच्चे की तरह भी अभी एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करा, क्योंकि अगर मैं इसको स्कूल लेवल के हिसाब से भी क्लियर करने बैठूंगा तो मेरे को मिनिमम 15-20 मिनट लग जाएंगे, सो लेक्चर फिर बहुत लेंथी हो जाएगा, और देखने वाले भी सोचेंगे कि ये एसएसबी की पढ़ाई चल रही है फिर मैकेनिक्स चल रही है। सो इसलिए मैं बस इतना ही बता रहा हूँ कि मैथ के हिसाब से आपको ये समझना है कि दो चीज़ों का जो वेक्टर प्रोडक्ट बोलो या क्रॉस प्रोडक्ट बोलो वो कैसे निकलता है। वो दोनों के बीच में अपन क्रॉस का साइन लगाते हैं, और रूल आगे हिसाब से लिखेंगे तो लिखेंगे फोर्स का मोड, डिस्प्लेसमेंट का मोड, ये जो दो वेक्टर आप डिस्कस कर रहे हो उन दोनों वेक्टर के मॉडुलस का मल्टीप्लाई या अलजेब्रा वाला मल्टीप्लाई इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का कुछ एंगल होगा, तो उस एंगल मतलब जो भी दो वेक्टर आप ले रहे हो एफ या डी, उस वेक्टर का साइन लेना है। जैसे हमने कॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट में कॉस लिया, यहाँ आपको साइन लेना है। ओके, तो आंसर आएगा। अब ये तो इस तरह से बात होगी। अब अगर मान लो आपको वेक्टर इस तरह से दे रखे जैसे मैंने ऊपर लिखे, तो फिर आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट को यूज करोगे। मैंने बोला कि जो रिजल्ट आता है वो डायरेक्शन होती है उसकी, वो भी एक वेक्टर होता है, तो वो वेक्टर जो होगा उसमें आई कैप भी होगा, जे कैप भी होगा, जेड कैप भी होगा। सो आई कैप, जे कैप, जेड कैप, ठीक है, डिटर्मिनेंट बना लो। जो ये कंपोनेंट है A1 B1 C1, आई के साथ वाला कंपोनेंट यहाँ लिखो A1, यहाँ लिखो B1, यहाँ लिखो C1, यहाँ लिखो A2 B2 C2, इसका डिटर्मिनेंट लो। डिटर्मिनेंट लेना आता है आपको, तो वो जो रिजल्ट होगा वो A क्रॉस B का आंसर होगा। ठीक है, अब कोई बोलेगा इसमें साइन कहाँ है, तो साइन इसके अंदर ही इंक्लूड हो गया। ठीक है, वो साइन अपने को कहाँ लेना होता है, जहां आपको जैसे मान लो डायरेक्टली दे दिया कि 100 न्यूटन फोर्स है और 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स और, ठीक है ना, समझ रहे हो, इस तरह का क्वेश्चन है। अगर 100 न्यूटन फोर्स, 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट और दोनों के बीच का एंगल मान लो दे दिया कि 90 डिग्री, ठीक है, तो बताओ अब टॉर्क कितना होगा। तो लिखा टॉर्क इज इक्वल्स टू 100, इसका जो वैल्यू है वो 100, फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा 100 और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा 5, अलजेब्रा वाला मल्टीप्लाई साइन ऑफ 90 डिग्री कितना हो गया 1, सो 100 इंटू 5 हो गया 500, साइन 90 होता है 1, तो आंसर हो गया 500 न्यूटन मीटर टॉर्क। तो अगर डायरेक्ट इस तरह से आपको दे दिया तो फिर आपको ये तरीके से आंसर निकालना है। अदरवाइज आपको कंपोनेंट दे दिए तो आपको साइन की जरूरत नहीं सोचने की, और साइन वाइन सब इस डिटरमिनेंट के अंदर ही चला गया। ठीक है, और आपको जो रिजल्ट आंसर आएगा लास्ट में उसमें आई जे के होंगे। मैं एग्जाम्पल के साथ भी आपको ये शो करूंगा अभी। तो मैं आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन से समझाता हूँ इस चीज को, अप्लाई करके दिखाता हूँ इसी फॉर्मूले को, क्रॉस प्रोडक्ट वाले को। साथ में आपको ये भी समझ आएगा कि कितना क्रूशियल फॉर्मूला कहाँ कहाँ यूज होता है। और अब पैरेललोग्राम का एरिया निकालो, तो मैं जल्दी से आपको बता दूं पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे मान लो ये पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, ए साइड, ये भी ए साइड, ये बी, ये बी, क्योंकि अपोजिट साइड पैरेललोग्राम है, ऑलवेज इक्वल। ठीक है, ये ए, मतलब अभी तो क्योंकि जस्ट मैं स्केलर के हिसाब से बचपन में आपने पैरेललोग्राम पढ़ा है, उसमें कोई वेक्टर वुक्टर तो नहीं बताते थे। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू इसकी हाइट, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट होगी वो, बेस मान लो ए इंटू हाइट इसकी कैसे निकलेगी, देखो यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज करोगे तो इसकी हाइट भी आ जाएगी। सो यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ यहाँ से नीचे, और मेरे को चाहिए हाइट, दोनों के बीच का एंगल मेरे को दे रखा है सपोज थीटा। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर जैसे हम बोल रहे हैं, तो ऐसे यहाँ पे अगर बीच का एंगल थीटा हो, तो हाइट निकालनी, तो क्या करूंगा, हाइट अपॉन बेस, बेस कितना है यहाँ पे बी, इक्वल्स टू साइन थीटा, एच की वैल्यू कितनी आ गई बी साइन थीटा। मैं बोल रहा हूँ कि फॉर्मूला क्या है एरिया निकालने का, ए इंटू हाइट, क्या लिखूंगा, ए इंटू हाइट, और हाइट कितने निकाला मैंने, बी साइन थीटा, और ये जो इंटू है ये अलजेब्रा वाला इंटू है, मतलब जो नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं वो वाला। अब ये क्या बन गया, ए इंटू बी साइन थीटा, और अभी अभी मैंने बताया ए इंटू बी साइन थीटा क्या होता है, ए क्रॉस बी। समझे, तो जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया एक्चुअल में वो क्या होता है, अगर ये सब वेक्टर वेक्टर में शो कर दूं मैं, यहाँ वेक्टर वेक्टर है ए बी अगर सब,
तो फिर ये नॉर्मली बोलता हूँ अगर ये वेक्टर होते तो ये एरिया कैसे निकलता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो पैरेललोग्राम का एरिया जो होता है वो कैसे होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बस इतना सा आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब ए वेक्टर ये है, ठीक, बी वेक्टर ये है, तो आपको एरिया निकालने का सीधा तरीका एरिया इज इक्वल टू दोनों का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू, आपको बता दिया कि कैसे निकलता है एरिया। डिटरमिनेंट बना दो, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। ए वेक्टर के जो आई का कोएफिशिएंट है वो आई के नीचे 3, फिर जे के नीचे जो इसका कोएफिशिएंट है 1, फिर 4, 3 1 4, फिर आगे 1 -1 1। बी के जो कोएफिशिएंट है, आई का कोएफिशिएंट आई के नीचे, जे का कोएफिशिएंट -1 उसके नीचे, के वाला 1 यहाँ पे। तो क्या एरिया आ गया देखो, यहाँ से समझना कैसे कैलकुलेट करते हैं। आई जो है बाहर लिखना है आपको, और जब आप आई सोच रहे हो तो आपने आई के साथ किए कॉलम काट दिया, ये रो काट दी, बाकी क्या बचा 1 × 3, सॉरी 1 × 1 1, फिर ये माइनस का साइन रूल के अकॉर्डिंग, और -1 × 4 -4, सो ये -4, ठीक, बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे ऐसा, प्लस ये स्टोरी खत्म। अब क्या करना, अब जे वाला कंपोनेंट निकालना। तो जे वाला कंपोनेंट वो आपको लिखना -j के साथ, यहाँ पे -j कैप। ये -j क्यों लिखते हैं आपको डिटरमिनेंट के चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी जे वाला कंपोनेंट ये कॉलम रो कट कर दिया। अब क्या बचा 1 इंटू ये 3 × 1, ठीक है। तो ये 3 × 1 और ये 4 × 1, यहाँ क्या लिखना है 3 × 1 मतलब 3, 4 × 1 मतलब 4, बट माइनस का 4 आएगा क्योंकि माइनस ऊपर जाने के लिए रूल के अकॉर्डिंग, ठीक, प्लस ये हो गया खत्म, जे वाला कंपोनेंट आ गया। अब देखो के वाला कंपोनेंट वो कैसे आएगा, के वाला कंपोनेंट निकालने में के की रो कॉलम कट कर दिया, तो यहाँ लिख दिया के कैप, ठीक। नीचे क्या रहेगा 1 इंटू सॉरी 3 × -1 -3, और ऊपर जाने के लिए माइनस का साइन, और 1 × 1 1, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल्स टू आई कैप 1 -4 मतलब 5, ठीक है। तो 5 आई कैप -3 -4 -1 माइनस प्लस ये कैप -3 -1 -4 के कैप, ठीक है। इसको लिख सकते हो सिंपली 5 आई कैप। तो ये इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, और ये क्रॉस प्रोडक्ट ही हमने बताया क्या होता है, एरिया। तो अभी आप यहाँ पे देखो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले, शायद थोड़ी देर पहले नहीं, मैं भी शायद किसी लेक्चर में आपको जो वेक्टर समझाए होंगे, तो वहां मैंने बोला था कि जो एरिया होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। गॉसियन थ्योरम में, एम्पेरिकल सर्किटल लॉ में, इवन हम जहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करते हैं वहां भी एरिया को हम वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करते हैं। पर एनसीईआरटी ने एक जगह पे जहाँ पे स्केलर वेक्टर डिफाइन करा हुआ है वहां पे एरिया को स्केलर की तरह ट्रीट किया है, क्योंकि हम छोटी क्लासों में 9th 10th तक एरिया को, 10th में भी हालांकि कुछ कुछ चैप्टर में अपन एरिया को वेक्टर लेने लग जाते हैं, पर 9th क्लास तक अपन एरिया को प्योरली स्केलर ही मानते हैं, वहां उसकी डायरेक्शन के बारे में बात ही नहीं करते। यहाँ आपने अपनी आंखों से देख लिया कि हमें एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं पैरेललोग्राम का, और उसमें आप डायरेक्शन देख रहे हो, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। और ये हम खुद बोल के भी कर रहे हैं कि इसी वेक्टर क्वांटिटी एरिया, क्योंकि आपने बोला ना कि ये कैसा प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है। तो अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो हमने बोला क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर की डायरेक्शन भी होती है, तो इसका मतलब एरिया क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। पर तब भी मैंने जब आप वहां पे समझाया भी था आपको कि एरिया स्केलर अभी मैं आपको बता रहा हूँ, बट काफी सारी जगह पे एरिया को वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट करते हैं, क्योंकि एरिया होता ही एक्चुअल में वेक्टर क्वांटिटी है, बट क्योंकि छोटी क्लास में अपने को समझ नहीं होती तो इसलिए अपन उसको स्केलर बोल देते हैं। और अब डिपेंड करता है कि अगर एसएसबी ने ये क्वेश्चन पूछा था वो क्या आंसर देती है, बट अगर मेरे को मार्क करना तो मैं वेक्टर ही मार्क करूंगा। बट मैं आपको साथ में ये भी बोल दूं कि 12th क्लास की ही बुक में जहाँ पे वेक्टर का चैप्टर स्टार्ट हुआ है वहां पे एनसीईआरटी की अपनी ही एक लाइन मेंशन करी है द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ में, ये एरिया जो है स्केलर क्वांटिटी है। तो अब ये काफी सारी कॉन्ट्राडिक्टिंग चीजें किताबें जब एनसीईआरटी ऐसी बुक्स ऐसी बातें लिखती हैं, तो फिर इसलिए कोर्ट में लोग स्टे ऑर्डर लगवा देते हैं। बट मैंने आपको दोनों बातें बता दी कि रियलिटी क्या है, आपको मैंने प्रूफ करके दिखाया था कि ये दिखाया है ये वेक्टर क्वांटिटी है।
और इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिज्म में तो इनफैक्ट वो तो मतलब साफ साफ वेक्टर ही होता है, बट अब एनसीईआरटी ने एक लाइन में लिखा भी है स्केलर, तो आपको डिसाइड करना क्या मानना है आपको। फाइंड ए एंड बी, अगर ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो एप्लीकेशन है ये भी, ए निकालना है बी निकालना है, ए और बी दो अननोन है, क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो मैं सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट लिखता हूँ, होता क्या है आई कैप जे कैप और के कैप। ओके, इस तरह से 2 6 27, फिर इसके क्वेश्चन 1 ए बी 1 ए बी इक्वल्स टू क्या दे रखा है 0। ठीक है, अब देखो ये क्या है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी मतलब इस 0 को क्या सोचूं मैं 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप, तभी तो कंपैरिजन होगा ना, प्लस 0 के कैप। ओके, आपको ये मत बोल देना ये आई कहाँ से लगा दी जे कहाँ से लगा दी, कॉमन सेंस है कि अपने को कंपैरिजन करोगे तभी तो ए भी आएगा ना। अब करो इसको सॉल्व जरा, तो पहले आई निकालते टाइम पे आई लिखा, आई वाला कॉम्पोनेंट निकालना है तो आई लिखा और ये रो कॉलम कट कर दिए। अब क्या लिखना है 6 इंटू बी 6b, ऊपर जाओगे तो माइनस का 27 ए। ओके, फिर ये खत्म, तो अब जे कॉम्पोनेंट लिखना है तो जे का रो कॉलम और रो कट कर दिया, माइनस जे कैप फाइन 2 इंटू बी, इस तरह से इधर 2 इंटू बी। ठीक है, और इस तरह से ऊपर जाना है तो 27 माइनस का 27 प्लस, ये भी कंप्लीट हो गया इतना सा टास्क। अब क्या रह गया के कैप, के कैप का कंपोनेंट निकालना, तो ये कट 2 इंटू है और के कैप ऊपर के कैप और 2a, ऊपर जाना है तो माइनस का साइन और 1 इंटू 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब देखो डायरेक्ट कंपैरिजन करना, के कैप का कंपोनेंट कोएफिशिएंट क्या है 0, यहाँ के कैप का कोएफिशिएंट क्या है समथिंग, वो समथिंग अब 0 के साथ इक्वेट कर दो, मतलब 2a इक्वल्स टू 2a माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू कितनी आ गई 6/2, मतलब कितना 3, ए की वैल्यू निकाल लिया आपने 3। अब बी निकालना है तो बी यहाँ आ रहा है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है 0, तो मतलब 2b माइनस 27, कोई बोलेगा यहाँ माइनस है वो भी लगा लो, चलो इक्वल्स टू 0, तो ये तो ऐसे 0.-1 0 हो जाएगा, तो ये हट गया यहाँ पे, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 27/2। समझ आएगा रूल क्या है सॉल्व करने का। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर दिस एंड दिस, तो ये है डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन, आपको बताना है कि इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है। देखो मैं लिखता हूँ, मान लो इस वेक्टर को नाम देता हूँ मैं ए, अब यहाँ कैप कैप बार बार क्या बताऊँ, ये मतलब अंडरस्टूड है। अच्छा, मान लो ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, हम जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस ऑफ थीटा होता है। सो कॉस ऑफ थीटा अगर मेरे को निकालना है तो क्या बनेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर इंटू मॉड बी वेक्टर। और मैं इससे बोल रहा है एंगल निकालना है, तो मतलब कितना आएगा एंगल, पहले इतना निकाल लेते हैं, चलो फिर एंगल भी बताता हूँ आपको। चलो इतने में वैल्यू पुट कर दे, पहले कॉस थीटा क्या आता है वो देखते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, मतलब क्या लिखूँ आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, आई के साथ कुछ नहीं मतलब 1 फाइन, यहाँ पे 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 1 के कैप। अभी अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, आई को आई के साथ इंटू करना और डिनोमिनेटर में का मॉड लिखना, तो मॉड ऑफ ए क्या है देखो अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, इंटू बी का मॉड क्या है 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, क्या ऐसा इक्वल्स टू क्या आएगा, इस सॉल्व करके यहाँ लिखता हूँ 1 इंटू 3, अब अगले स्टेप में ये -2 इंटू -2 कितना +4, अगले स्टेप में 3 इंटू 1 कितना 3, ठीक है, अपॉन में क्या 3 1 5 5 9 14, अगेन यहाँ पे 9 4 13 और एक 14 14 रूट 14 कितना हो गया 14, 3 और 3 6 6 4 10 10/14 10/14 मतलब 5/7, कॉस थीटा निकाला, ठीक है, दिस इंप्लाइज
cos थीटा अगर आपने निकाला 5/7, तो इसका मतलब आपसे पूछा सिर्फ एंगल, कोसाइन नहीं पूछा था एंगल का, एंगल पूछा था। थीटा इक्वल टू आ जाएगा cos इनवर्स 5/7। अब 5/7 कोई ऐसा स्टैंडर्ड एंगल तो है नहीं कि जिसको देख के मैं बोल दूं, जैसे अगर मान लो यहाँ आया होता cos थीटा इक्वल्स टू 1/2, तो मैं बोलता थीटा की वैल्यू कितनी होगी 60 डिग्री, क्योंकि मैं जानता हूँ कि 1/2 वैल्यू जो थीटा की cos थीटा की होती है 60 पे होती है। बट 5/7 वैल्यू मैंने कभी पढ़ी ही नहीं 10th क्लास में, तो जब तक मेरे को कोई मतलब हेल्पिंग बुक ना मिल जाए, कोई ऐसी बुक ना मिल जाए जिसमें मेरे को cos इनवर्स के सारे एंगल दे रखे होंगे, तो मैं इसको नहीं बता सकता। तो आंसर यही छोड़ना पड़ेगा, cos इनवर्स 5/7 ये ऑप्शन में होगा, तो आपको मार्क करना होगा। होप आपको आज की बातें समझ आई होंगी मेरी। सो एट दिस नोट आई एम वाइंडिंग अप द सेशन। होप आपको आज का सेशन काफी यूजफुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।